होती है तो वो फिर एक ठीक हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। जी बहुत शुक्रिया सर जी, बस यही कहना था। डिस्कशन सेशन है जी ये रिकॉर्डिंग, मिडिल जी एजेस। सर, सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में वो बात नहीं होती, लेकिन आंसर क्वेश्चन में वो बात क्लियर हो हाँ, जाती है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जी जी, तो वो बाद में अगर सुन ले तो वो फिर ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। जी कर लिया है, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं, रिकॉर्डिंग में डाल दिया। नो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। सर अभी ये किसी ने क्वेश्चन सर ये डिस्कशन हो रही थी कि जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। तो सर जैसे कि हमने पढ़ा कि उसने ईस्ट मिडलैंड का डायलेक्ट उसने यूज किया था और उसने उसको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दी थी कि जो मॉडर्न डे की इंग्लिश है वो मोस्टली वही है। ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या है? एक्सक्यूज मी सर। पॉइंट क्या है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मेरा पॉइंट ये है कि जेफरी सर सर मैं ये जी जी सर मैं क्लियर यही करना चाह रही हूँ कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम फिर जेफरी चौसर को ही कहेंगे ना? जी जी, अगर तो ऑप्शन ये आता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है और जेफरी चौसर के नीचे नाम है और राइटर के नाम है, तो आपने चौसर ही को क्लिक करना है। मेरी बात समझ आई? लेकिन अगर ये आता है कि चौसर, वेदर चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री, दो अलग ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपने इंग्लिश पोइट्री को क्लिक करना है। यहाँ मेरी बात क्लियर हुई? यस जी सर। सर क्लियर है, सर क्लियर है। यहाँ पे जो Yes. पॉइंट वो रेज कर रही थी ना वो बाकी मेरे माइंड में आ गया कि जो ये इंग्लिश है ना, जैसे ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश और फिर मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, उसमें ये जो स्पेलिंग के हवाले से अभी डिस्कस हुआ भी था कि जो जेफरी चौसर ने जो लिखी है, जिस इंग्लिश में लिखा है, वो मॉडर्न इंग्लिश जो आज हम जिसको जानते हैं या समझते हैं उसके करीब तरीन है। अब उसके और करीब जो करीब ओल्ड इंग्लिश का नहीं है यार, स्पेलिंग चेंज है उसके थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत कह सकते हैं हम करीब तरीन है, बिल्कुल ठीक। जी सर, तो इस रिगार्ड में ये जो है अस्सलाम वालेकुम वो सर। पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यस अस्सलाम वालेकुम सर। यस फातिमा बेटा बोले। सर ये शेविलरी का मैंने क्लियर करना था, जो आपने बताया इसका मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्या है। वैसे हमने जो चैट में डिस्कस किया ना उसमें किसी ने मुझे बताया कि ऑड्स है, और गूगल पे जब इसका सर्च करते हैं तो ये एक सिस्टम को बता रहे हैं वो, जिसमें हॉर्समैन भी हैं नाइट्स भी हैं। किस तो ये मुझे बात क्लियर कर देना ये क्या है। सवाल का पहला हिस्सा मुझे समझ में आया, जहाँ यहाँ से आपने स्टार्ट लिया। काइंडली पुट योर क्वेश्चन अगेन इन सिंपल वर्ड्स। सर जो आपने वर्ड बीच में एक यूज किया था ना शेविलरी का। हाँ हाँ, शिवलरी का मैंने बिल्कुल यूज किया, बल्कि उसके पे मैंने जी सर वो उसके ऊपर ना जो चैट में डिस्कशन हुई है वहां पे किसी ने मुझे बताया कि वो ऑड्स हैं, और जब गूगल के ऊपर देखते हैं तो उसमें वो सिस्टम को कोई कहते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें नाइट्स हॉर्समैन इस तरह से आते हैं। तो बिल्कुल वो मुझे बता दें, नहीं समझ आ रही। क्लियरली एक्सप्लेन किया है इसमें मैंने नोट्स के अंदर भी, और लास्ट टाइम के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, बल्कि ये ठहरे मैं आपके सामने कर देता हूँ। शिवलरी पूरा क्या है, इस पे लास्ट लेक्चर पे भी बात हुई थी। ये नाइट का एक कोड है, एक सिस्टम का नाम है, बिल्कुल ठीक है जो आप कह रही है ना। ये मैं सर पीछे वो 5 ओथ लेता है ना नाइट। बिल्कुल, तभी हम कह रहे हैं एक एथिकल कोड है ना पूरा। जी सर, और इसी को उस पोइम में डिस्कस भी किया गया है क्वेन वाली में, बिल्कुल। कि वो उन्हीं कोड्स को वो तोड़ देता है, हाँ, तो कोड तोड़ते हैं इसी तभी वजह तो वो नाराज होते हैं उसके साथ, से को पनिश किया जाता है। जी पनिश सर। किया जाता है। यस, जी ये ठहर जाइए, हम पहुंच गए। मैं से पूरा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस पे तक लेक्चर हमारा हो चुका है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिन जो नोट्स हैं हमारे पास। यानी ये लिखा है कि इन्होंने, अलेक्जेंडर ने लिखा है, माइकल अलेक्जेंडर की बुक से मैं ये डेटा सारा नजर आ रहा है आपको?
यस सर। तो ये मिडल एजेस, चर्च का होल्ड, क्रूसेड, लिंक समझ आ रहे हैं? क्रूसेड, नाइट्स, शिवलरिक पूरा कोड, और फिर रोमांसेस लिख के उनकी एडवर्टाइजमेंट। अब शिवलरी, ये देखें वर्ड क्या है, a system of honorable conduct expected of a knight or a gentle, a noble का नाम knight से associated होती है, involving military service to Christ and king, protection of the weak and avoidance of villainy. And knight के जो है ना woes है, 5 woes: fear God and his church, serve the liege lord in valor and faith. अब लॉर्ड को क्यों? देखो, चर्च, फियर ऑफ गॉड होगा तो मतलब चर्च होगा, और लॉर्ड के साथ आपने सर्विस देनी, यानी फ्यूडलिज्म, उसको भी साथ आप मजबूत करेंगे। चर्च के लिए एक बंदा मिल जाएगा जानवर जो लड़ेगा। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वीक एंड द डिफेंसलेस, ये सिर्फ ऐड किया गया है ताकि कोई जनरल टेस्ट भी तो होना चाहिए ना, कुछ कहेंगे अच्छी बात भी है। लिव्स बाय द ऑनर एंड द ग्लोरी, अब ऑनर क्या है? चर्च के खिलाफ हो जाएंगे तो वैसे ही एक्सकम्युनिकेट हो जाते हैं। ऑनर तो है ही वो कि लॉर्ड और चर्च को सबमिट कर दें, और ग्लोरी क्या है? इनके लिए लड़ना ग्लोरी है। रिस्पेक्ट द ऑनर ऑफ विमेन, ठीक है, दैट इज अ गुड पॉइंट। यहाँ मार्जिन ओके। ये मैंने शिवलरी और शिवलरी कोड क्या? ये सर मैंने ये रिप्लाई किया था कि ये 5 ओथ्स हैं, यानी कि ये टाइप ऑफ ओथ्स ही हैं। ओथ है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही वर्ड यूज किया। ये वोज ओथ ही होती है ना, कसम खाना, 5 कसमें खाते थे ना वो, कि हम ये करेंगे, वैसे पीछे नहीं हटेंगे। उनका वो पाबंद रहेगा लास्ट, यानी कि टिल द डेथ। लॉर्ड का भी पाबंद होगा जो फ्यूडल लॉर्ड है। पोप के जो है ना, बल्कि क्या कहेंगे, गुलाम बन जाएगा एक लिहाज से, फुली जो सर्व करेगा उसको। तो जहां पे आप इसे मार्जिन दे सकते हैं ना थोड़ा सा, कि वीक को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वीक कौन है और अच्छा बुरा कौन है ये तो जज डिसाइड करेगा ना। ठीक है, वीक वाले तो बहुत, वो सिर्फ ऐसे ही है कि यानी कि मेकअप कहते हैं ना, हमारे मेकअप थोड़ा सा लगाया गया वो सिंपैथी समेटने के लिए। हाँ जी, और मजे की बात आगे देखिए, रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ विमेन। यहाँ पे आपको पता है चर्च ने विमेन किसे डिक्लेयर करने? वो जो नोबल विमेन है, विमेन तो कहा ही उसे जाता था कि नोबल हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गई। मैं साथ वैसे उनको डी कोड कर रहा था। शिवलरी की समझ आई? किसका क्वेश्चन था ये? जी सर, आ गई है, मेरा क्वेश्चन है। जी बच्चों, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, किया। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, लेकिन चलिए फाखरा पूछे जी। सर ये कर्सवर्ड्स का नहीं मुझे क्लियर हो रहा, मतलब क्रूसेड्स, यहाँ पे। क्रूसेड की यस बात सर। कर रहे हैं, if I यस सर। am right. Okay. Is Yes, there any sir. person who can reply this? I mean this सर question? ये क्रूसेड्स जो है ना, स्लेबी वॉरियर जो जंगजू थे, नाइट्स जिन्हें कहा जाता था, जिन्हें स्लेबी जंगजू कहा जाता था। स्लेबी जंगें जो शुरू हुई थी, तो ये उन्हीं के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्रूसेड्स। ठीक है। सर ये Okay. स्लीबी जंगे मजीद अगर इसको देखा जाए तो ये बैतुल मकदस, मतलब ये यरूशलेम को मुसलमानों से छुड़वाने के लिए जो चर्च ने जंगें लड़ी थी, जो सलाउद्दीन अयूबी और वो, तो उन्हीं को क्रूसेड्स कहा जाता है इंग्लिश में। बिल्कुल, उन जंगों को क्रूसेड्स कहा जाता है। आप समझ सर आए? उसमें आधी सर आधी हिस्ट्री तो अभी ये, यानी कि अर्थरू ड्रामा देखने से लोगों को यानी कि हो चुकी है हाँ, as well। काफी पता चला होगा इन चीजों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। जरूर। ये क्रूसेड का जो वर्ड है, ये ओल्ड फ्रेंच का वर्ड में से ओरिजिन आता है इसका। CROIS वर्ड है क्रॉस, तो क्रॉस मींस क्रॉस, तो क्रॉस, वहां से वर्ड क्रूसेड बना है, and that means holy wars, and holy wars are were being fought for the attainment of holy lands, वो दूसरे जेरूशलम के लैंड्स।
जिनको पहले मुस्लिम से ले लिया गया, यानी कि पहले वो रोमन एम्पायर के अंदर ही थे सब कुछ, फिर उसके बाद ये हुआ कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने वो एक दफा यानी कॉन्कर कर लिए लैंड्स, लेकिन उनको दोबारा वापस चाहिए थे। तो ये ऐसे होता रहा कि तकरीबन 200 साल वो क्रूसेड्स, जो सलीबी जंगें हम कहते हैं, वो लड़ी जाती रही। तो 1071 में उनको एक दफा वापस ले लिया। फिर इस तरह डिफरेंट जंगों के अंदर कभी मुस्लिम्स के पास आ जाती, कभी उनके पास आ जाती। लेकिन फाइनली ये है कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इस चीज को, जो तुर्क थे उन्होंने तकरीबन आई थिंक ये 13th सेंचुरी थी जिसमें लास्ट, हाँ 13th सेंचुरी थी, तो वो ये लास्ट जो बैटल उनकी क्रूसेड्स की हुई तो उसमें वापस हो गया उनको, मुस्लिम्स को। बिल्कुल ठीक है। तकरीबन 2000 ईयर्स की ये क्रूसेड्स होती रही। सर जी, सर बर्ट्रैंड रसल का एक ऐसे भी है यानी कि इसी पर कि ये तीनों जो यानी जूद और क्रिश्चियंस और मुसलमानों के लिए यानी कि मुतबर्रक जगह है, मुकद्दस है, और इसका कोई हल निकलना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनली डायलॉग होने चाहिए जैसा भी। तो इस पर ऐसे भी अच्छा खासा उन्होंने लिखा है बर्ट्रैंड रसल। Yes, it is a sacred place for 3 monotheistic religions. इब्राहिमिक रिलीजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से लेटेस्ट एक टर्म आई थी, अभी आपने सुनी होगी, इब्राहिमिक अकॉर्ड हुआ है, यानी इन तीनों मजहबों के दरमियान हार्मनी, इब्राहिमिक अकॉर्ड कहेंगे। खैर, और कोई सवाल? जिस ये शिवलरी आपको क्लियर हो गया, फ्यूडलिज्म और आगे आ गया, चलो फ्यूडलिज्म पे आपने सवाल नहीं किया, वो समझते हैं बातों का। क्रूसेड्स हो गया। एनी अदर प्रॉब्लम? 5 मिनट और साथ हैं। Excuse me, sir. Yes. Sir, एक question है। Yes sir. What is movable type of printing? सर ये 14th सेंचुरी में प्रिंटिंग की एक टाइप थी, लेकिन इसको मतलब मैंने काफी देखा है, लेकिन मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग क्या थी 14th सेंचुरी में। हाँ जी सर ये लास्ट पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ था यही। सर वो क्वेश्चन था कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट टाइम प्रिंटर, वो जे विलियम कैक्सटन के बारे में था। नो ये क्वेश्चन नहीं था लास्ट पेपर में। लास्ट मैंने दिया है। अगर बिलाल साथ है, बिलाल कि चला गया है मेरे ख्याल में। सर लास्ट पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें यही था कि यानी कि हु इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिंटर, विलियम कैक्सटन 1476। गटनबर्ग ने इन्वेंट अच्छा किया। मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात सुने। ओके डोंट वरी अबाउट इट, वेरी इजी। अभी जो प्रिंटिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, इसमें वो पुराना सिस्टम नहीं अब इस्तेमाल होता। कहीं कहीं पाकिस्तान में हो रहा है। ये बिलाल है ना, इनके पास मशीन पड़ी है वही मूवेबल प्रिंटिंग की। यस सर। लड़का बिलाल है ना, अभी था नहीं, ये वो काम करता है ये वाला सारा प्रिंटिंग का। तो जरिया प्रिंटिंग प्रेस है इनका, तो ये सही बता भी सकता था आपको, भी शायद ऑफलाइन हो गया। ये मूवेबल का मतलब होता है इसमें जो प्रिंटिंग की है ना, वो प्लेट्स तैयार होती हैं, वो हाथ से रखी जाती हैं और उनको फिर उठा लिया जाता है। जैसे पेज आपने लिखा ना, वो पेज की एक मेटल प्लेट प्रिपेयर होएगी, ठीक है, वो मूवेबल होती है प्रिंटिंग प्लेट, यानी आप उसे रखते उठाते हैं बाय हैंड, मैनुअल होती है ना। यूं समझ ले, मैनुअल चीजें नहीं होती और गाड़ियां दूसरी आ जाती हैं, उनमें क्या फर्क होता है? मैनुअल गाड़ी में और ऑटोमेटिक में क्या फर्क होता है? इलेक्ट्रॉनिक है वो, जो मैनुअल है ना, वो तो इसको आप बार बार उसको आपने करेंगे उसका अपने गियर हाथ से खुद चेंज करना है, आगे पीछे ऐसे ही करना पड़ता है। सर, और मैंने वो देखा हुआ है सर, प्रिंटर मैंने खुद देखा हुआ है। हाँ जी, ये इधर पाकिस्तान में यही प्रिंटर अभी भी यूज हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो दुनिया ने जो मशीनें मिडिल एजेस से तर्क कर दी है ना, वो अब हम यूज कर रहे हैं। ये अभी यानी कुछ अर्सा हुआ है कि जो कोर्स ये उठाया गया, अभी इन प्रिंटर आए हैं, तो कंप्यूटर वगैरह ये अब कंप्यूटर आ गया और उसके साथ वो एडिटिंग करके वहां डालते हैं, वरना ये मेटल पे वो प्रिंट पहले बनाया जाता था, उसके बाद उसको फिर प्रिंट निकाले जाते थे उसकी मदद से।
छापा सा लगाया, जैसे स्टैम्प्स नहीं बनती हैं तो आप उसको स्टैम्प करते जाते हैं पेजेस को, तो वो सेम चीजें लिखनी होती चली जाती हैं। यूं समझे मैनुअल जो प्रिंटिंग निज़ाम था ना, जहाँ प्लेट्स बनती थी और फिर आपको उनको संभाल के भी रखना पड़ता था। वो 300 पेज की आपकी किताब है ना, तो 300 प्लेटें भी पड़ी होनी थी हर पेज नंबर के साथ, ठीक है। और सर जी के एक ये भी चीज़ है, ये प्रिंटिंग को जो टर्क्स थे ना, यानी कि जो सल्तनत उस्मानिया थी, इन्होंने जल्दी यूज नहीं किया। तो हाँ नहीं जो किया, वो ब्रिटिश लास्ट मैंने आपको ज्यूज लेक्चर ने, में बताया था। जी, वो यानी कि उन्होंने बड़ी जल्दी इस चीज़ को किया और तरक्की भी करते गए, साथ में अपनी वो बुक्स वगैरह पब्लिश करते रहे और साथ में दूसरे एरियाज में देते गए। तो इस वजह ये भी एक वेरी एक इंपॉर्टेंट। वजह ये भी थी, ये भी वजह थी कि यानी कि सल्तनत उस्मानिया को जो उनका फॉल हुआ है ना, ये भी एक बड़ी अहम रीजन थी। बिल्कुल, और उनका राइज जो है, वेस्ट का जो राइज है, वो प्रिंटिंग प्रेस, हम कैक्सटन का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं, बड़ी अहम बात है, क्योंकि बुक की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, साइंस की सिविलाइजेशन वहां से स्टार्ट हो रही है। किताब आने से घर घर इल्म गया है, जो पहले एक्सेस नहीं ना होती थी नॉलेज के ऊपर। बिल्कुल यही हाल जो आज सोशल मीडिया ने अब जो किया है ना, ये एक नई इन्वेंशन है सोशल मीडिया। जैसे मैं और आप देखें, आप मेरे साथ लेक्चर ले रहे हैं, कोई सियालकोट बैठा हुआ है, तो कोई कुशाब बैठा हुआ है, तो कोई रावलपिंडी है, तो कोई मंडी बाउद्दीन, सरगोदा, गुजरात, इस तरह से आप डिफरेंट एरियाज में बैठे हैं। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम नॉलेज को शेयर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो फिर नया इरा स्टार्ट हो जाता है, और आने वाले दौर में वो बड़े डीप जो है उसके इफेक्ट्स होते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का इफेक्ट आप देख लें, रेनेसां आ गया था उसके बाद। सर जी एक ये भी चीज़ है इसमें, बी आर मुर्क की इसमें थी कि जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसको फतह किया कस्तुनतनिया को, तो जहाँ वो काफ़ी यानी कि क्रिश्चियन जो वहाँ से बुक्स वगैरह लेकर खुद निकल गए थे, उन्होंने ये नहीं निकाला नहीं था, लेकिन वो बुक्स वगैरह उठाकर, हाँ, वो बुक्स वगैरह ले आए थे और उन्हीं बुक्स, वही बुक्स जो वहाँ पड़ी थी, उन्होंने पब्लिश करके अपने वो स्लीबी वार्ड में या आगे उसको डिवीट करते रहे। बिल्कुल, वो रेनेसां का स्टार्ट इस वजह से भी आया कि बाज़ान्तीन अंपायर जो है वो कोलैप्स कर गई, उनके लिए इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था वेस्ट के लिए। ये हम रेनेसां में इस बात को चेक करेंगे ना कि रेनेसां कैसे स्टार्ट। आप लोग आगे सोच रहे हैं, ज्यादा आगे, प्रिंटिंग प्रेस के क्वेश्चन भी आगे से अगले दौर से बिलोंग करते हैं। नहीं सर, वो हमने कैक्सटन का देख रहे थे ना, तो इसलिए ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया हुआ था। समझ आ गई, नहीं तो आपको मशीन दिखाई भी जा सकती है अक्सर। यस सर। उसकी सर तस्वीर देखने हम से बनवा मुझे लेंगे ब्लॉग से। वो है ही सारी, उनके पास मैनुअल मशीन है, मूवेबल वही प्लेट्स का सिस्टम यूज करते हैं। यस सर। सर ये सर जॉन बनियन का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, उस वर्क को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, मतलब वो जॉनरा वाइज क्या होता है? क्या होगा जी? हाँ जी, एनी पर्सन रिपीट करें क्वेश्चन क्या है? रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। जॉन बनियन का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो उसने आई थिंक प्यूरिटन एज में लिखा है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, किस जॉनरा में फॉल करेगा? हाँ जी, कोई नहीं। एक्चुअली तो वो एक रिलीजियस फिक्शन है। कुछ लोगों ने ना इसको क्लेम किया है आज का कि दैट इज द फर्स्ट नॉवल। जी सर, वो उसी वजह से मैं पूछ रही थी, वरना वो नहीं कोई हो रहा चीजें था, क्लियर होती हैं तो उनको तो फिर नहीं डिस्कस करते इस लेकिन ये तरह से। एक किस्म का देखें ना, एक ट्रैवल लॉग है, इमेजिनरी ट्रैवल लॉग है। कुछ लोग हज के जी लिए जा रहे हैं तो उनको जो मुश्किलात सामना करनी पड़ती है। एक्चुअली तो वो एक रिलीजियस फिक्शन है, वो प्योर नॉवल नहीं है। उसमें काफी चीजें ऐसी ठीक हैं है। जो सोशल स्ट्रक्चर वाइज समझना मुश्किल है। स्टोरी अच्छी बनाई है उसने, और एक सेंटिमेंट्स भी अच्छे जुड़े हैं उसके साथ, लेकिन हम उसे एक कह सकते हैं कि ना तो रोमांस भी वो नहीं है, आपको पता उस तरह की चीजें उसके अंदर नहीं है। जी नॉवल भी नहीं है, क्योंकि नॉवल की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, याद होगा आपको। जी जी प्योर रियलिस्टिक और सोशल प्रॉब्लम और आम आदमी की बात होनी चाहिए उसके सामने। और नॉवल सेकुलर होता है, सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं नॉवल, आपको पता है।
साइंटिफिक उनका लेंस साइंस और ह्यूमनिज्म होता है उनका। और जो वो वर्क है ना, वो आप उसे कह सकते हैं एक रिलीजियस फिक्शन है, दैट इज रिलीजियस उसको फिक्शन। प्रोज में भी कंसिडर कर सकते हैं सर? प्रोज वर्क तो है, प्रोज तो एक बड़ा जस्ट प्रोज में ही कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते यानी कि हैं, फिक्शन से हटा के कर सकते हैं? बिल्कुल वो एक या रिलीजियस प्रोज है, ठीक है, लेकिन है वो ठीक है, फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन ठीक है, मेरिट ऑफ नॉवल पे पूरी नहीं उतरती। आल्दो कुछ क्रिटिक कहते हैं कि उसे आप नॉवल कह लें या प्रीकर्सर टू नॉवल कह लें, यानी ठीक नॉवल है, की तरफ जा रही है, वो ट्रांजिशन फेज में है नॉवल, यानी ना तो वो प्योर वो मजहबी कहानी है उस तरह से, और ना ही वो प्योर नॉवल है, तो वो कहीं दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। लेकिन आप उसे क्योंकि फर्स्ट सर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, यानी नोबल की डोमेन में ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आगे रॉबिन्सन क्रूसो भी इसका एक मरहला बनता है, लेकिन वो भी क्लियरली यानी कि कंप्लीटली फॉर्मुलेटेड किस्म की नॉवल की स्ट्रक्चर उसकी भी नहीं है। ऐसे ही है। तो आगे फील्डिंग का नॉवल को हम फर्स्ट नॉवल कंसिडर करेंगे प्रॉपर्ली, हाँ जी बिल्कुल। तो ये एक डेवलपिंग फेज में एक ये स्टेप भी आता है। रॉबिन्सन क्रूसो एक्चुअली द फर्स्ट नॉवल कंसीडर करते हैं ज्यादा क्रिटिक जो है ना। ठीक है, कुछ तो पैमेला कहते हैं, रिचर्डसन का जो पैमेला है ना, रिचर्डसन के, ठीक हाँ, है, वो कहते हैं, लेकिन ज्यादा जो 90% लोग हैं ना वोट जो जाते हैं फर्स्ट नॉवल का, वो जो है ना रॉबिन्सन क्रूसो, जोसेफ एंड्रयूज का, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, और जो हेनरी फील्डिंग है ना, इसको असल में कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। ये बात अलग जी, है, पहला नॉवल लिस्ट होना जरूरी नहीं था उसके लिए इसका, यानी उसने नॉवल को उस लेवल पर ले गया है कि नाउ ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। ठीक है कंप्लीट कर सर। दिया। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को थोड़ा सा उससे प्रीकर्सर कैंटरबरी टू द टेल से नॉवल, रिलेट किया जा सकता है? प्रीकर्सर टू द नॉवल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है सर, इसको कैंटरबरी टेल से रिलेट कर सकते हैं? टेल्स में तो इनका थीम सेम फॉलो किया गया है? हाँ, थीम में वो सिमिलर है, लेकिन प्रोज नैरेटिव है प्योर, वो वर्स नैरेटिव। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो पीस प्लो पोएम है, इसमें एक वर्ड एलिग्री का यूज हुआ है, तो सर क्या ये एलिग्री है पोएम या रोमांस है? इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर, प्लीज आप तो क्लियर जब कर दें। आप बोलने लगे थे तो आपकी आवाज कट गई थी, आपने क्वेश्चन नहीं सही से रखा। सर मैंने कहा है कि ये जो पोएम है पीस प्लोमैन। पायर्स प्लोमैन। यस सर। प्लोमैन वो होता है जो प्लोइंग नहीं करता खेत में, किसान जिसे कहते हैं। सर ये इसमें ना एक वर्ड एलिग्री का यूज हुआ हाँ है जी, जब आप पढ़ा रहे थे ना। एलिगरी है। एलिगोरिकल स्टोरी वो स्टोरी होती है जिसके सतह पे और मतलब हो और अंदर एक मॉरल मैसेज हो, कुछ और समझाना चाह रहा हो ऑथर, तो ये इस वजह यस से सर। हम कहते हैं कि ये एलिगोरिकल एक स्टोरी है। सर जी इसमें एक यानी कि जो है ना एनिमल्स का बहुत ज्यादा होता है, उसके कैरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं। इसके भी सर ये मैंने इसकी एग्जांपल्स के अंदर जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म भी आता है और उसकी यस लॉर्ड ऑफ द फेरी क्वीन फ्लाइज भी आती है। जी जी ऐसे ही ऐसे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी इसी में आ रहा है। यस, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और जॉर्ज ऑरवेल ये एनिमल्स स्टोरीज होती हैं, लेकिन मॉरल लेसन जरूर होता है उसमें। हाँ जी, वो इसको रोमांस भी कह सकते हैं। यहाँ फर्क आपने याद रखना है, फेबल से इसलिए अलग है, ये फेबल नहीं है। एसएप्स के जो फेबल यस उसमें एनिमल यस करेक्ट सर। 100%। ये एलिगोरिकल नैरेटिव एक पोएम हम इसको कहेंगे, ठीक है। एक नैरेटिव पोएम तो है, इसमें कहानी भी है, लेकिन डबल मीनिंग के साथ। एलिग्री जो होती है उसमें जरूरी नहीं कि एनिमल हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एनिमल होकर भी वो एलिगोरिकल हो सकती है, यानी जब भी डबल मीनिंग देगी, जब भी आपकी स्टोरी सतह पे कोई और होगी और आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है। मीन्स के इनसाइड जो उसका थीम है कुछ और है। हाँ जी, जैसे इसकी जो पहली मिसाल मिलती है ना फर्स्ट, उससे समझें, क्योंकि हम पहली मिसाल से बातों को सही समझते हैं। जो पहली एलिगरी हमें मिलती है ना, एलिगोरिकल स्टोरी, वो एलिगरी ऑफ केव है बाय प्लेटो, याद होगा आपको। अब वो कहानी पता है क्या है, चंद लोग एक गार में बैठे हैं, अब बात सुने, अब ये कहानी के पीछे कहानी है असल में सारी, इसको एलिगरी कहते हैं। चंद लोग गार में बैठे हैं, उनके हाथ बंधे हैं और वो पीछे भी नहीं देख सकते, और वो दीवार की तरफ देख रहे हैं और उनके आगे आग भी जल रही है, तो दीवार पे साए बन रहे हैं, तो पीछे गार के बाहर जो जानवर गुजरते हैं, एनिमल गुजरते हैं, या बारिश होती है, जो भी होते हैं, वो दीवार पे ऊपर
शैडो की सूरत में नजर आता है। तो होता क्या है कि उनमें से एक आदमी अपने हाथ पांव छुड़वाने में कामयाब हो जाता है, वो बंधा हुआ है, और वो बाहर निकल जाता है कार से। जैसे वो बाहर देखता है और बाहर आता है तो वो हैरान हो जाता है कि बाहर जो है ना वो दुनिया और है। जिसको वो दुनिया समझ रहे थे, जिस बर्ड को वो देखते थे, वो तो शैडो बर्ड था। जिस एनिमल को देखते थे वो शैडो एनिमल था। तो वो अंदर आगे लोगों को बताता है कि ये जो तुम रियलिटी देख रहे हो ना सामने, ये सारा शैडो है, असल दुनिया बाहर है। तो लोग उसकी बात नहीं मानते। यहाँ पे प्लेटो अपनी थीरी समझाना चाह रहा है, थीरी ऑफ जो दूसरी वर्ल्ड है आइडियाज की, वही वो असल होती थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म शायद इसको कहते हैं, थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स उसे कहते हैं। इनविजिबल वर्ल्ड और विजिबल वर्ल्ड की जो डिवीजन है। अब ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये एक एलिग्री है, पहली एलिग्री है दुनिया की वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर। बात मेरी आप समझ आ गई? अब इस स्ट्रक्चर को जो कॉपी करेगा वो एलिग्री होगी। उस कहानी में क्या है, जो बंदे बैठे हैं, जो छुड़वा, ये सब सिंबल हैं, इनका कोई और मतलब है। राइटर कुछ और कहना चाह रहा है, कुछ और कहानी समझाना चाह रहा है। एलिग्री के अंदर एनालॉजी होती है। कितनी जबरदस्त बात मेरे अचानक ज़हन में आ गई। एनालॉजी समझते हैं ना, एक बात समझा के दूसरी बात समझाना। एक बात को ऐसे मिसाल लेकर कोई और बात अहम समझाना, इसे एनालॉजी कहते हैं। ये एनालॉजी है इनके दोनों के दरमियान जो रिलेशन। हाँ जी बताएं, कुछ समझ आ रही है कि कहीं अगली भी? सर ये जो केव वाली आपने स्टोरी सुनाई, इनके राइटर का नाम क्या है? प्लेटो, वेरी फर्स्ट फिलोसोफर, ओके प्लेटो, एलिग्री ऑफ केव। अब ये आप उनकी बुक पढ़े, मैंने बुक्स में ये लिस्ट दी थी ना, आपको याद नहीं कि प्लेटो को जब हमने पढ़ा मिडिल एज, सॉरी ग्रीक ईरा के, मैंने जो बुक्स दिखाई थी, तस्वीरें भी दिखाई थी, उसमें ये बुक है ना एलिग्री ऑफ केव। यस सर बिल्कुल, द सिम्पोजियम एलिगरी ऑफ केव। तो ये दुनिया की पहली एलिग्री है, उसका नाम ही एलिग्री ऑफ केव है, बुक का नाम। अब ये स्ट्रक्चर है एलिग्री लिखने का। सर एनिमल फॉर्म में भी ऐसे ही है ना, हाँ एनिमल्स को करके ऑरवेल ने उसमें रशिया को एनिमल करेक्टर है, और एनिमल के जरिए से वो रशिया की कंडीशन, रशिया की, जी सर, तो स्टालिन को करता है। ये एक पॉलिटिकल एलिग्री है, जी सर, और साथ साथ वो एक फैबल भी है किसी हद तक, क्योंकि जानवर बातें कर रहे हैं ना। जो पुराना स्ट्रक्चर है एसेप्स का, उसने इसको भी मिक्स कर दिया और एलिग्री को भी मिक्स कर दिया। ठीक है सर, ये जो फेबल्स होती हैं, इनको हकायात जो होती हैं वो वाली होती हैं, या इनके लिए कोई और वर्ड यूज होता है? एक फेबल्स तो वो होती है ना, जैसे ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं, हेयर एंड टॉर्टोइज और इस तरह करके, वैसे इनको हकायात कहा जा सकता है? हकायत के लिए वर्ड और होता है। ओके सर। सर फेबल्स में तो जानवर बातें करते हैं ना, जैसे आपने एग्जांपल दी थी हेयर एंड टॉर्टोइज की। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा। वो एक होता है पैराबल, पैराबल, हाँ यस, पैराबल याद आ गया। ओके सर। पैराबल कहते हैं हिकायत को। ठीक है, पैराबल अब क्या होता है, वो जो आपने पैराबल पढ़ी होगी शेख सादी की, सही सैंपल है। यस सर, वही एग्जैक्टली मैं वही पूछना चाह रही थी। गुलिस्तान सादी और गुलिस्तान सादी मैंने बैचलर में पढ़ी थी, वो बुक्स दोनों जो है। सर फर्स्ट ईयर की बुक में भी हैं 3 पैराबल्स, बैचलर में भी हैं। तो वो मैंने पूरा उस पर पढ़ा, मैंने दोनों किताबें पढ़ी। बहुत मजे की स्टोरीज है, मेरे माइंड पे भी शायद उनका बड़ा डीप इफेक्ट हुआ होगा उस जमाने से। तो ये बड़ी सिंपल स्टोरीज होती हैं जिनमें एक मॉरल और स्पिरिचुअल को लेसन होता है। जी सर। जीसस की पैराबल भी फेमस है, यानी वो कहानी सुनाते थे और स्पिरिचुअल कोई मजहबी मैसेज होता था अक्सर उसके अंदर। तो पैराबल ज्यादा रिलेटेड तो है रिलीजन के साथ, ऐसी कहानी जो रिलीजन की कोई विजडम समझाए आपको। ठीक है, सर शेख सादी की तो पैराबल्स में ज्यादा कैरेक्टर्स किंग ही हुआ करते थे, बादशाहों की कहानियां। बादशाहों की कहानियां विजडम आपको समझाया जाता है, लेकिन जो बिल्कुल क्रिश्चियन वर्ल्ड में पैराबल है ना, वो क्राइस्ट के पैराबल फेमस है पहली।
अब जरूरी नहीं होता कि जो हिकायत है वो वही मीनिंग दे जो पैराबल दे रही है, ठीक है। ये बात अब बड़ी अहम है अगर आप समझ गए तो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो इंग्लिश की पोएम है और गजल वही हो। अब गजल एक ऐसी चीज भी हो सकती है जो इंग्लिश में हो ही ना। दो कल्चर में सिमिलैरिटी होना कोई जरूरी नहीं है कि 100% चीजें सिमिलर। क्लियर जी? यस सर। ओके बच्चे, ठीक हो गया जी। अब आप लोग भी रेस्ट करें, आराम करें। कल सर आप 2 घंटे। कल आपका ऑफ है ना? यस सर संडे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मंडे के लिए आपके पास क्या टास्क है जी? सर एक तो प्रेजेंटेशन है, दूसरे वाइवा। वाइवा किसी भी बच्चे का हो सकता है, इसी से मिडिल एजेस से, ठीक है। एंग्लो नॉर्मल पीरियड की जो स्लाइड हमने पढ़ी है ना, इसमें से मैं आपसे पूछ सकता हूँ किसी से भी, ठीक है। सर मेरा मंडे को पेपर है और फिर मेरा वेडनेसडे को पेपर है। मंडे तो को तो आपका पेपर है, तो हम मंडे को तो टेस्ट ही नहीं रख रहे। जो बड़ा हमारा ये टेस्ट सर वो अभी आगे चला गया, क्योंकि हमारा अभी एज कंप्लीट नहीं हुई है। ये सर मैं पीछे से सारा कवर कर रही हूँ, टास्क भी और वैसे हाँ, प्रेजेंटेशन तो कोशिश करें सारी कि हैं आप लेक्चर ना सर। सारे प्रीवियस वर्क जिनके रहते हैं वो कल छुट्टी का फायदा उठाएं और सारे ये सर रिवाइज कर लें। और जो सर लेटेस्ट, बस टास्क रह गए हैं क्योंकि टास्क काफी ज्यादा होते हैं, वो सारे फिर करें। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि जो सारे टास्क लेते हैं ना, हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको कहिएगा प्लीज अपनी जो वो होती है ना नोट्स वो शेयर कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट फाखर बच्चे ने बताया कि ये सारे लोग काइंडली नोट कर लें। अब रह तो कम, कुछ लोग चले गए होंगे, ये हम चले वहाँ। सर क्योंकि अब मेरा फॉर एग्जाम्पल रह गया तो अब मैंने वो शकुंतला को अलग नेट से सर्च करके लिखा है, वो अब रविंद्रनाथ टैगोर को अलग से, वो सबको सेपरेटली करना पड़ता है। तो अगर जिसका जो हुआ तो आप वो लोग वहां से हमें मिल जो है जाएगा। ना, जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो नोट्स जरूर बनाया करें। वो मैं आपको शेयर की एक्सेस दूंगा, आप अपना शेयर वाला ऑप्शन यूज किया करें और हमारे सामने 1 2 3 स्लाइड आप बना लिया करें, ज्यादा ना बनाया करें। स्लाइड नहीं बना सकते, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना के कुछ लाइनें आपके पास लिखी हो कि आपने वो फिर दूसरों के साथ शेयर भी हो सके, ठीक है। इतनी सी एफर्ट किया करें लाजमी। 1 पेज आध बना लिया करें आपने, चूंकि 8 10 बातें ही आपने बतानी होती हैं, बड़ी बड़ी 4 5 या 8 10, तो वो रिटर्न फॉर्म में होंगी तो वो दूसरों के साथ शेयर हो जाया करेगी, ठीक है बच्चों। ये सर और मैं बाकी थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि मैं अभी प्रेजेंटेशन इसी वजह से नहीं दे रही क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं साथ साथ। तो जब ठीक है, भी मैं मंडे इधर को से ना दें फ्री। आप, ट्यूसडे को दे दें। अभी तो पहले लेक्चर होगा और सबकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, 1 2 लोगों की करेंगे। यस सर। अगले 2 3 दिन करेंगे अभी हम। आपका जो मॉक टेस्ट है नेक्स्ट, वो शायद फ्राइडे को करें पॉसिबली, अभी तय नहीं हुआ लेकिन आई होप सो। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।